जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज हम लोग एक मॉक टेस्ट लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर पेपर नंबर 02581 का डिटेल एनालिसिस हम लोग करवाएंगे। तो शुरुआत करता हूँ आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न अगर देखें तो आपको दिया गया है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें समुच्चय की संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया गया है। यानी जो रिलेशन इन तीन संख्याओं का और इन तीन संख्याओं को आपको दिया गया है, वैसा रिलेशन आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कौन से टॉपिक से लिया गया है? एनालॉजी से, ठीक है, सादृश्यता से। अगर इन तीनों के अंदर रिलेशन की बात करूं तो अगर मान लो ये संख्या ए, ये बी और ये सी है, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि बी इंटू सी डिवाइड बाई टू करोगे तो आपको ए मिल जाएगी। बी इंटू सी डिवाइड बाई टू करोगे तो क्या मिल जाएगी? आपको ए मिल जाएगी। चेक करो, देखो 12 गुणा 4 बटा 2 करने पे क्या आ गया? 24। नीचे भी चेक कर लो, 14 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 35। ऐसा रिलेशन आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी के अंदर। देखिए 4 गुणा 18 बट्टा 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 36। क्लियर हुई बात? ये था आपका पहला प्रश्न आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको फिर से एक सादृश्यता से दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया है जो रिलेशन विद्युत धारा का एम्पियर्स है थर्मोडायनेमिक तापमान का किससे है। क्लियर है बात? तो सीधी सिंपल सी बात है कि थर्मोडायनेमिक तापमान की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन होती है। मोल किसकी होती है? देखो मोस्टली जो आपके पदार्थ है उनको केजी में मेजर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, यानी आयंस की, जिसका भार केजी की तुलना में बहुत 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 कम होता है, तो उसके लिए ऐसा यूनिट सेट की गई है, बेसिक यूनिट सेट की गई है, जिसको अपन क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कैंडेला की, तो कैंडेला जो है आपका लाइट इंटेंसिटी को बताता है। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट होती है और सातों फंडामेंटल यूनिट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फंडामेंटल यूनिट्स बोल दो या बेसिक यूनिट बोल दो, ठीक है। जैसे लेंथ की होती है क्या? मीटर। केजी। मास की क्या होती है आपकी? केजी। और इसी तरीके से आपकी जो आप आयंस को मेजर करते हो उसके लिए आपने क्या कह दिया? मोल। ये बेसिकली ये एक मोल की अगर बात करूं तो एक मोल क्या होता है? जो सी कार्बन 6 के अंदर जितने आयंस होते हैं, कार्बन 6 के अंदर जितना आयन होते हैं वो एक मोल के बराबर लिया गया है, ठीक है। अगर बात करें केल्विन की, तो जैसा कि बता चुका हूं कि टेम्परेचर के लिए दिया जाता है। कैंडेला जो है वो लाइट इंटेंसिटी के लिए दिया जाता है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि पास्कल किसके लिए दिया जाता है? पास्कल किसकी बेसिक यूनिट है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्लियर है बात? 7 यूनिट में से आपकी 4 यूनिट ये होगी बेसिक, और 5वीं ये, 6ठी ये, और 7वीं यूनिट आपकी जो है वो टाइम यानी सेकेंड है। टाइम के लिए क्या यूज होता है? बेसिक यूनिट सेकेंड। बाकी जितनी भी यूनिट्स बनी हुई है वो सारी यूनिट इनसे डिराइव्ड की हुई है, इन 7 यूनिट से। क्लियर है बात? अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आपको एक रिपीटेड सीरीज दिखाई दे रही है, और रिपीटेड सीरीज को सोल्व करने का तरीका है या तो ग्रुप बनाकर या फिर आपके ऑप्शन से। चलो अगर पहले इनको टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 चीजें हैं। 12 में अगर 3 3 का ग्रुप बन सकता है या फिर किसका बन सकता है? 4 4 का। ये प्रोबेबिलिटी होती है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा सत्य हो, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर ऑप्शन वगैरह चेक करना पड़ता है। अब बात करते हैं, अगर 4 4 का ग्रुप बनाता हूं मैं तो 1 2 3 4 ये, 1 2 3 4 ये, और 1 2 3 4। मैंने 3 का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे ये 4 का ग्रुप दिख रहा है, मेरे को 4 का ग्रुप ये दिख रहा है, ठीक है। आप इसे फिल करोगे तो आपके पास आएगा वही यू वी यू डब्ल्यू, ठीक है। यू वी यू डब्ल्यू, यू वी यू डब्ल्यू, तो आगे क्या आएगा आपका? यू वी यू डब्ल्यू। तो यू डब्ल्यू आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उस विकल्प को चुनिए जो बाकियों से अलग है। यानी ये प्रश्न जो आपका लिया गया है वो क्लासिफिकेशन यानी ऑड वन आउट से लिया गया है। देखो
अधिकतर क्लासिफिकेशन जो करते हैं अपन क्या कहते हैं कि इनके क्रमांक लिख लो। जैसे मैंने क्रमांक लिख लिया 5, 9, 15, इसका क्रमांक लिखा 9, 15, 21, इसका क्रमांक लिखा 5, 9, 4, इसका क्रमांक लिखा 1, 5 और 9। आप जब इसके अंदर 3 सिमिलैरिटी यानी 3 चीज़ों में सिमिलैरिटी ज्ञात करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। कैसे? जैसे यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है, ठीक है? यहाँ पे कितना है? +6, यहाँ पे कितना है? +6, यहाँ पे कितना है? +4, यहाँ पे कितना है? -5, यहाँ पे कितना है? +4, यहाँ पे कितना है? +4। यानी कहने का मतलब अगर ओड वन निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर इस मेथड से अगर आप 3 में सिमिलरिटी बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगी। अगर यह लॉजिक नहीं लगता है तो फिर आप जाना कॉन्सोनेंट और वोवेल वाले कंसेप्ट पे। किस पर? स्वर और व्यंजन वाले कंसेप्ट पर। अगर आप इन चारों को गौर से देखोगे, इन चारों को गौर से देखोगे तो देखो ये तीनों आपके स्वर है, ये तीनों आपके वोवेल है। रीजनिंग में वोवेल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है? अगर पहले ऑप्शन में देखोगे तो ये भी आपका वोवेल, ये भी वोवेल, ये भी वोवेल। यहाँ पे भी तीनों वोवेल है, यहाँ पे भी तीनों वोवेल है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो ये एक कॉन्सोनेंट आ गया यानी डी कॉन्सोनेंट यानी यहाँ पे क्या आ गया? व्यंजन। तो 3 में सिमिलरिटी क्या हुई कि ये तीनों में वोवेल्स है लेकिन इसमें एक कॉन्सोनेंट भी है। तो ये अलग हो गया आपका। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ओपन डाइस दिया गया है और ओपन डाइस का क्या रूल होता है? ओपन डाइस के 2 रूल होते हैं। पहला रूल कि हर एक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे की अपोजिट होती है। हर एक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट होती है। और दूसरा रूल ये है कि जो 2 अपोजिट सरफेस होती है उनका ना कोई कॉर्नर ना कोई एज आपस में जुड़ी हुई होती है। अपोजिट सरफेस का मतलब होता है जैसे डाइस होता है। डाइस में कितनी सतह होती है? 6। 3 आपको सामने से दिखती है, 3 इनके पीछे होती है। क्लियर है बात? तो एक दूसरे के अपोजिट होगी ना, 3 3 के अपोजिट 3 चीजें होगी। क्लियर है? तो अगर बात करें इस ओपन डाइस में तो आप कहोगे सर अल्टरनेट देखा जाए तो जी का अपोजिट क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है। एच का अपोजिट क्या हो गया? तो आपने कहा सी। अब ये अल्टरनेट तो नहीं दिख रही लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। किस रूल से? दूसरे वाले से कि जो अपोजिट सरफेस है उसका ना तो कोई कोना आपस में जुड़ा होता है ना कोई एज जुड़ी होती है। तो देखो ना इसका कोई कॉर्नर जुड़ा हुआ है ना कोई एज जुड़ा हुआ है और वैसे भी बाकी 4 एक दूसरे के अपोजिट होगी तो बची हुई 2 एक दूसरे के अपोजिट होगी। क्लियर है बात? तो आपको किसका पूछा है? बी के दर्शाने वाले फलक के अपोजिट पूछा है तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? एफ। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? एफ। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको पेपर कटिंग और फोल्डिंग का दिया है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग का। और पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन अपन अधिकतर क्वेश्चनों को बिना कट और बिना फोल्ड किए सोल्व करते हैं। किसकी सहायता से? मिरर इमेज की सहायता से। मिरर कैसे यूज करते हैं वो देखना। जो सबसे लास्ट में फोल्डिंग हुई है, जो सबसे लास्ट में फोल्डिंग हुई है वो सबसे पहले अनफोल्डिंग होती है। ठीक है? अब इसको मिरर में देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है? और ये यहाँ पे दिखाई देगा और ये जो है वो आपको कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से। क्योंकि इसका जो है ये अभी इस साइड दिख रहा है तो अब ये इस साइड दिखेगा। क्लियर है बात? ये तो हुई एक अनफोल्डिंग। एक फोल्डिंग ये भी की गई है तो एक मिरर और लगा दो। और जब एक मिरर और लगाओगे तो आपको कौन सी चीज दिखाई देगी? देखिए अब अपन ऑप्शन एलिमिनेशन की ओर चलते हैं। तो क्या बताओ ये यहाँ पे ये जो है ये चीजें ये आएगी क्या? आप बोलोगे सर ये आएगी कैसे? ये 2 जीरो यहाँ पे, ये 2 जीरो, 1 जीरो ये, एक ऊपर वाला और एक। ठीक है? तो इसमें क्या चीज आपको गलत नजर आ रही है? तो आप अगर गौर से देखोगे तो इसके अंदर आपको ये देखिए ये इस साइड दिखाई दे रहा है जबकि ये इस साइड दिखाई देगा। क्लियर है बात? अगर बात करें इसके अंदर तो इसने तो इसमें स्क्वायर ही ले लिया, शेप ही चेंज कर दिया तो ए भी रॉन्ग आपका, बी भी रॉन्ग। अगर बात करें सी और डी में तो देखो सी के अंदर बिल्कुल ये इस साइड है, ये इस साइड है। ठीक है? और अगर बात करें इसकी तो ये इस साइड जो कि दिया हुआ है और ये इसका इस साइड हो जाएगा। इसके अंदर देखिए इसने इसकी पोजीशन बदल दी, इसकी पोजीशन बदल दी तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। इस तरीके से चीजों को आप एलिमिनेट करके नॉन वर्बल के अंदर आप आगे बढ़ोगे। नॉन वर्बल का सीधा सा क्या कंसेप्ट है? ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से ये प्रश्न लिया गया है जहां आपको कहता है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रामा कोडेड एज या रिटन एज, आपको क्या दिया हुआ है? ये
कि ड्रामा को मैं 32 लिखता हूँ और प्ले को 50 लिखता हूँ। तो कैसे लिखता हूँ ये अपन को देखना होता है और ये देखने के लिए अपन को सबसे पहले प्लेस वैल्यू पे जाना चाहिए यानी क्रमांकों पे जाना चाहिए। ड्रामा में बात करें तो डी का क्रमांक होता है 4, आर का होता है 18, ए का होता है 1 और एम का होता है 13, ए का 1। अगर इनको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8 और 4 22, 22 और 1 23, 23 और 13 36, 36 और 1 37। ठीक है, 37 आता है। लेकिन 37 नहीं चाहिए अपन को, 32 चाहिए। तो 32 तक पहुंचने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलो। प्ले की बात करते हैं। तो प्ले की बात करें तो प्ले में पी का क्रमांक 16, एल का क्रमांक 12, ए का 1 और वाई का 25। अगर इनको ऐड करोगे तो 25 और 1 26, 26 और 16, 26 और 16 कितना हो गया आपका? 26 और 16 हो गया आपका 42 यानी 42, और 42 और 12 कितना हो गया? 54, 54 आया। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो 50 चाहिए, मेरे को तो 50 चाहिए। इसका मतलब मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा? 4 माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं देखूं कि यहाँ पे भी 5 माइनस हो जाता, यहाँ पे भी 5 माइनस हो जाता, तो मैं कह देता जो लॉजिक है वो क्या है? सीक्वेंस को जोड़ना और 5 माइनस करना। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो 5 माइनस हुआ है, यहाँ पे 4 माइनस हुआ है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो सुनना। लॉजिक ये है कि अगर ड्रामा में आप टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर मिलेंगे तो इसलिए 5 माइनस कर दिया। प्ले में आपको कितने लेटर मिलेंगे? 4, तो आपने 4 माइनस कर दिया। तो अगर मैं कंसेप्ट की ओर जाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं? सम ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स बहुत बार एग्जाम में इस कंसेप्ट को पूछा गया है, तो आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। आपको पूछा है थिएटर का, तो टी का क्रमांक होता है आपका 20। मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ। ये 20 होता है, ये 8 होता है। 20 और 8 28, 28 और 5 33, 33 और 1 34, 34 और 20 54, और 54 और 5, 54 और 5 हो गया आपका कितना? 59। और 59 में पहले 10 ऐड करो तो 69, और 69 में आप 8 ऐड करोगे तो 77 आएगा। ठीक है, तो यानी इनका सम जो है वो कितना आया? 77। अब इसमें कितने लेटर है वो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है तो माइनस 7 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 70, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए, किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे ये समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगी यानी सही हो जाएगी। तो देखो, इस प्रश्नों को करने का सबसे पहली चीज जो है मैं कहता हूँ कि आप डिवाइड वाली चीज पे चलो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड वाली चीज अगर देखी जाए तो 12 के साथ दी हुई। क्या 12 में 16 का डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये मान के चलो कि ये डिवाइड वाली चीज आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। ये मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक वैल्यू है, पॉइंटों में नहीं है। क्लियर है बात? तो देखो, अगर बात करें इन दोनों की, तो देखो 12 माइनस का आपका 16 हो जाएगा। डिवाइड की जगह माइनस आ गया, और माइनस की जगह क्या आ जाए? डिवाइड। देखो पूरी चीज बैठ गई। 16 में 8 का भाग जाता है। ठीक है, फिर प्लस ऐसा का ऐसा रहने दो और गुणा भी ऐसा कैसा रहने दो। ठीक है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 28। क्लियर हुई बात? अगर 12 में से 2 घटा दूंगा तो 10 बचेगा, और 10 में 28 ऐड करूंगा तो 38 आएगा। यानी LHS बराबर हो गया RHS, यानी इक्वेशन जो है आपकी क्या होगी? बैलेंस हो गई। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। क्लियर हुई बात? डिवाइड वाली चीज पे चलना है। अदरवाइज ये देखा जाता है कि कई बार डिवाइड वाली चीजें सब में चीजें सेम आ रही होती है कि सब में डिवाइड में जा रहा होता है, तो फिर सबसे पहले सी चेक करते हैं, फिर डी चेक करते हैं, उसके बाद ए या बी में से कोई एक। क्लियर है बात? क्योंकि ज्यादातर उन प्रश्नों में सी या डी में से आंसर होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक नंबर सीरीज दी है। ठीक है, और नंबर सीरीज में भी आप देख रहे हो कि आपको श्रृंखला बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर है बात? अगर श्रृंखला बढ़ती हुई दिखाई दे तो आप ये देखो कि क्या कोई स्क्वायर और क्यूब के आसपास की चीजें नहीं है, तो क्या फिर कोई जो आपका मल्टीप्लाई प्लस माइनस एडिशन है, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ लॉजिक को, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस जो है वो कितने का दिखाई दिया? 5 का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिखाई दिया? तो आपने बोला 25 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिखाई दिया? तो आपने बोला सर 125 का। अब यहाँ से मेरे दिमाग में एक लॉजिक आया क्या, कि ये तो जो है वो है 5 की पावर 1, ये जो है वो है 5 की पावर 2, ये जो है वो क्या है? 5 की पावर 3। क्लियर है?
तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 4 की बात करें तो 625 होता है। क्लियर बात? अब आगे क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 5 की पावर 5 आएगा, 5 की पावर 5 आएगा। क्लियर है बात? अगर 5 की पावर 5 आएगा तो किस 5 की पावर हमेशा, अगर कोई भी पावर हो तो उसकी लास्ट डिजिट आपकी क्या आती है? लास्ट डिजिट आपकी हमेशा 5 आती है, केवल 0 नहीं होनी चाहिए पावर। क्लियर है? बाकी 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर कितनी भी करोगे आप, तो आपकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? 5 आएगी। और 5 में 6 ऐड होगा तो लास्ट डिजिट 1 आएगी। तो अब 2 ऑप्शन बच गए आपके पास, क्योंकि ये 2 एलिमिनेट हो गए। अगर ये भी एलिमिनेट हो जाता तो आगे कैलकुलेशन अपन को नहीं करनी पड़ती। अगर 5 की पावर 5 की बात करें तो बेसिकली 5 की पावर का 5 का मतलब है 5 की पावर 4 गुणा 5। क्लियर है? क्योंकि ये 5 की पावर 4 की वैल्यू मुझे पता है 625। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 25, ये 2 आ गया। 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 1, 5 का 30 और 1 31, 31 25। इसमें आपको कितना ऐड करना है? तो आप बोलोगे सर 826 ऐड करना है, 826 ऐड करना है। तो 5 और 6 11 का 1 1, 2 2 4 और 1 5 5, 8 और 1 9 और 3 3 9 5 1। आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर हुई बात? अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है, जिसमें बोला गया है एक खास कोड भाषा में स्टेडियम को TSADIMU लिखा जाता है। प्रश्न को देखते ही मेरे दिमाग में आ गया क्या, कि जो चीजें यहाँ पर है, यानी जो लेटर्स यहाँ पर है वही लेटर यहाँ पर है। यानी कहने का मतलब ये जो कोडिंग है इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्लियर है? यानी आपके लेटर्स को इधर उधर किया गया। लॉजिक को समझते हैं इसके अंदर। तो अगर बात करें स्टेडियम में तो STADIUM, इसको क्या लिख दिया इसने? TS फिर ADIMU। कहने का मतलब है इन दोनों को क्रॉस कर दिया, बाकी इन तीनों को सेम रख दिया और इन दोनों को वापस से क्रॉस कर दिया। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है तो सीधा इस पे आ जाओ, जो कि क्रिकेट दिया हुआ है। तो क्रिकेट दिया हुआ है तो आपको पता है कि ये 3 वाली बीच वाली तो ऐसी कैसी रहेगी? ICK। ठीक है? और ये दोनों जो है वो क्रॉस चली जाएगी तो R इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा। ये दोनों क्रॉस चली जाएगी तो T इधर आ जाएगा और E इधर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में देखने मिल रहा है? RCICK, 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 RCICK यहाँ पर है, लेकिन फिर उसके बाद TE आना चाहिए, तो TE यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। देखो RCICK, RC और IKC है, IKC है। ठीक है? और RCICK TE एक दूसरे को चेंज कर दिया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो RCICK है ही नहीं। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एकदम आसान प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे बोलता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पिक्चर राम सेड। कौन कह रहा है? राम। द वुमेन इन द पिक्चर इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई फादर्स सिस्टर। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राम? यानी देखो इन प्रश्नों में दो चीजें होती है, एक तो जो आदमी कहने वाला होता है वो, और एक जिसके बारे में कहा जाता है। ठीक है? अगर बात करें मेरे वाली चीज की, तो ये मेरा वाला चीज कौन यूज करता है? जो आदमी कह रहा होता है, जो आदमी कह रहा होता है। जैसे इस प्रश्न में कौन कह रहा है? राम। तो राम मेरा या हमारा ऐसी चीजें यूज करेगा। ठीक है? और फोटो वाले के लिए क्या यूज करेगा? उसका वगैरह। ठीक है? अगर बात करें इस प्रश्न में डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? कई प्रश्नों में डायग्राम बनाने की जरूरत होती है, कई में नहीं। इस प्रश्न को आप विदाउट डायग्राम सोल्व कर सकते हो। कैसे? राम की जगह अपने आप को रखो। क्या करना है? राम की जगह अपने आप को रखना है। ठीक? अब आगे चलो, देखो मेरे पिता यानी मेरे पिता, मेरे पिता की बहन कौन होगी? मेरी बुआ जी, मेरी बुआ जी। और मेरे बुआ जी की माँ कौन होगी? मेरी दादी। मेरी बुआ जी की माँ भी मेरी दादी है और मेरे पापा की माँ भी क्या होती है? दादी। के इकलौते बेटे, के इकलौते बेटे। मेरी दादी का इकलौता बेटा कौन होगा? मेरा पिता ही होगा। मेरे दादे का इकलौता बेटा कौन होगा? मेरा पिता। और मेरे पिता की पत्नी कौन होगी? मेरी माँ। तो बेसिकली ये जो महिला है वो राम की माँ है। मेरी माँ नहीं, राम की माँ। क्यों? क्योंकि प्रश्न में मेरी जगह कौन है? राम है। तो अब इसमें क्या पूछा? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राम? तो राम की वो कौन है? मदर है। क्लियर होगी? विदाउट डायग्राम अपन ने सोल्व कर लिया। जहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है डायग्राम बना देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो देखिए अगर बात करें इस डायग्राम की,
जिसमें आपको स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर में ट्रायंगल गिनने हैं, तो अपन कैसे गिनते हैं? इनमें नंबरिंग कर देते हैं। 1 से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जो हाईएस्ट नंबर होता है, उसको कितने से गुणा कर देते हैं? 2 से। तो मेरे पास टोटल ट्रायंगल आ जाते हैं। तो टोटल ट्रायंगल कितने आ गए? 8। यानी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इन 2 लाइनों को भूल रहा हूँ एक बार, ठीक है? और मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये अगर 2 लाइनें नहीं होती तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाते? 8। अब मैं काउंटिंग 9 से शुरू करूँगा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ? पहले इस लाइन को लाता हूँ। जैसे इस डायग्राम में अगर मैं इस लाइन को लाया, केवल इस लाइन को, तो इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं पहले वो काउंट करूंगा। फिलहाल के लिए मैं एक बार के लिए भूल जाऊंगा कि ये लाइन है, ठीक है? ये लाइन मैं एक बार भूल जाता हूँ। अब मैं यहाँ से ट्रायंगल काउंट करता हूँ, तो देखो कितने आते हैं। एक तो आपका ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, ठीक है? तीसरा ये बनेगा, फिर चौथा ये वाला, फिर पांचवा ये वाला, फिर छठा इस लाइन की वजह से, छठा कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा छठा, ठीक है? छठा ये बनेगा। सातवां कौन सा बनेगा? तो आप बोलोगे सर सातवां ये बन जाएगा, सातवां इस लाइन की वजह से। 6 बन गए, ठीक है? तो एक बार के लिए मैं इसको लिख देता हूँ कि इस लाइन की वजह से कितने बने? 6। कितने बने? 6। अब 6 के अलावा भी कुछ बनेगा इस लाइन की वजह से, तो आप कहोगे सर इस लाइन को अगर देखा जाए और इस लाइन को देख के अगर आगे लेकर जाया जाए, तो ये लाइन आपकी इधर आ गई, इसको काउंट कर लिया अपन ने, और ये लाइन से ये वाला हाफ बन गया, ये भी काउंट कर लिया। अच्छा, इस लाइन की वजह से एक ये काउंट, कौन सा? ठीक है, सातवां ये हो गया। कहने का मतलब है कि 7 इस लाइन से है, तो आप मुझे बताओ 7 ही दूसरी लाइन से आएंगे, 7 ही दूसरी लाइन से आएंगे, तो 8 और 7, तो आप बोलोगे सर 15, 15 और 7 22। अब क्या करना है? अब पूरा डायग्राम देखो कि कोई एक ट्रायंगल और होगा या 2 ट्रायंगल हो सकते हैं जो दोनों से मिलकर बने होंगे। क्लियर है बात? अगर आप इस दोनों लाइनों की वजह से देखो, तो एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, और 23 हाईएस्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे आपके आंसर में भी नहीं है। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए यहाँ पे? 23। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें, तो आपको दिया गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग है। उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। यानी कहने का मतलब लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन, ये तीनों आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जबकि फाइल आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। तो आपको 3 में सिमिलरिटी भी बतानी हो जाती है, क्योंकि ये किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलर है, तभी तो आप एक अलग। मैं हमेशा कहता हूँ क्लासिफिकेशन के अंदर सीधा अलग मत देखो, आपको 3 में पहले सिमिलरिटी बनानी होगी, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका फिर से एक एनालॉजी का प्रश्न है, जहाँ पे ये दिया गया है कि जो रिलेशन इन 3 संख्याओं का है और इन 3 संख्याओं का है, वैसा आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको गौर से देखोगे 314 को, तो ये 2 टाइम्स दिख रहा है किसका? इसके एडिशन का। देखो अगर मैं 57 और प्लस 100 करूंगा तो कितना आएगा? 157, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 314। क्या मिल जाएगा? 314। तो कहने का मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो लॉजिक क्या हो गया? आपका लॉजिक हो गया ए प्लस बी इंटू 2 करेंगे तो अपन को क्या मिलना चाहिए? सी मिलना चाहिए। क्या ये यहाँ पे भी लागू हो रहा है? तो आप कहोगे सर 69 अगर इसमें ऐड करें, इसमें 80 में, तो ये आ जाएगा कितना? 149, और 149 का दुगना आपको 298 मिलता है। तो बिल्कुल यही लॉजिक है। लॉजिक अपना क्लियर हो गया। अब अगर इस लॉजिक को देखना चाहें तो क्या इन दोनों को ऐड करेंगे? इन दोनों की लास्ट डिजिट को ही ऐड करो आप, तो 6 लास्ट डिजिट तो आ जाती है। क्या पूरा जोड़ने पर ये आंसर आता है क्या? तो देखो 72 और 111, 72 और 111 कितना हो गया आपका? 381, और इसका डबल करेंगे तो 180 का डबल तो कितना हो जाएगा? 360। 180 का ही डबल 360 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 356 दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर इसकी बात करें 83 और 120 की, तो मुझे मिलेगा कितना? मुझे मिलेगा 203, और इसका दुगना करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा?
106, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से लॉजिक समझो, वही लॉजिक आपको कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर हो जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक साइलो का प्रश्न नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का है और साथ में इसमें जो है रैंकिंग मिक्स की गई है। तो मैं कहता हूं कि ये आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। इब्राहिम इज टोलर देन राकेश। तो देखो, इब्राहिम जो है वो राकेश से बड़ा है। हु इज टोलर देन श्याम। अब ये हु किसके लिए यूज हुआ है, राकेश के लिए। क्लियर है। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आए तो वहां से देख लो कि इब्राहिम जो है वो राकेश से लंबा है, जो श्याम से लंबा है। यहाँ पे जो दिया है, और जो की वजह से ये आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, जस्ट पास वाले के लिए, जस्ट पास वाले के लिए। तो ये कह रहा है कि राकेश जो है वो किससे लंबा है, श्याम से। तो राकेश लंबा कर दिया श्याम से। ये तो आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कहता है, श्याम इज शॉर्टर देन डेविड, यानी श्याम जो है वो डेविड से छोटा है। श्याम जो है वो डेविड से छोटा है। ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, जैसे मैंने इनको अरेंज कर दिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब कंक्लूजन क्या हो सकता है, कंक्लूजन की बात करता है कि इब्राहिम श्याम से लंबा है। क्या इब्राहिम श्याम से लंबा दिख रहा है, बिल्कुल इब्राहिम श्याम से लंबा दिख रहा है, साफ साफ क्लियरली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही। डेविड इब्राहिम से लंबा है। अब मुझे बताओ कि ये जो दो स्टेटमेंट है, कहीं से भी इनको आप ऐड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों, सुनना मेरी बात। श्याम से ये दोनों लंबे हैं, ठीक है, श्याम से ये भी लंबा है, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ डेविड का इब्राहिम और राकेश के साथ अगर कोई रिलेशन बिठाना चाहे कि इनमें से कौन लंबा या छोटा है, तो अपने पास स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। नहीं है तो ये एक अजम्पशन या प्रोबेबिलिटी हो गई है, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाली चीजों को अपन इन चीजों में सही नहीं करते। तो इसका मतलब डेविड और इब्राहिम का रिलेशन अपन नहीं बता सकते। तो सीधी सिंपल सी बात है, उसको आप गलत कर दो और इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष पहला आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको फिर से एक दिया गया है किसका, सादृश्यता का। जहां पे भी आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का चिन्ह दिखे रीजनिंग के अंदर, मान लेना कि ये जो क्वेश्चन है वो किससे लिया गया है, एनालॉगी से लिया गया है। एनालॉगी क्या कहती है, जो रिश्ता स्टेबल का आपका हॉर्स के साथ है, वैसा ही हैंगर का किसके साथ है। देखो सीधी सी बात है, घोड़ा कहाँ होता है, अस्तबल में। घोड़ा कहाँ होता है, अस्तबल में। तो विमानशाला, नाम से ही देखो विमानशाला, आपको क्लियर हो गया कि एरोप्लेन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, एरोप्लेन के लिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको फिर से एक पेपर कटिंग फोल्डिंग का दिया है। किसका दिया है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का। तो सीधी सी बात है कि अपन अनफोल्ड करेंगे चीजों को। अनफोल्ड करने के लिए अपन को सबसे पहले एक मिरर यहाँ लगाना पड़ेगा, अनफोल्डिंग यहाँ होगी, एक मिरर यहाँ लगेगा। ध्यान रखना, जब ये मिरर लगेगी तो केवल ये वाली चीज दिखेगी, ये वाली चीज दिखेगी। तो ये चीज दिखेगी तो इधर मिरर में दिखेगी और ये वाली इधर दिखेगी, क्लियर है। तो ये वाली बॉक्स तो सीधे सीधे दिख जाएंगे, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इनमें नहीं आ रहा परिवर्तन, देखो यहाँ पे परिवर्तन देखने मिला, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी आपको ये चीज चेंज दिखाई दी, तो दो ऑप्शन तो एकदम आराम से इजीली आपके क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब बात करते हैं कि ये जो चीजें हैं वो एक दूसरे के इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ये नीचे वाले, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ। तो देखो क्या एक दूसरे की तरफ दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे नहीं। तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक एक चीज से भी आप तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, क्लियर है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 आपको दिया गया है, वही आपका सादृश्यता का क्वेश्चन। मेरे को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्लियर है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो बीसीओ और ओबीसी में क्या रिलेशन हो सकता है। आप देखो यही चीजें यहाँ पर है, यही लेटर्स यहाँ पर है। इसके अलावा अगर इसको 1, 2 और 3 नंबर दिया जाए, तो सबसे पहले इसने क्या लिखा है, 3 नंबर, फिर क्या लिखा है, 1 नंबर, और फिर क्या लिखा है, 2 नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी इसको भी 1, 2, 3 दे देना है। और सबसे पहले क्या आएगा, 3 नंबर, उसके बाद आएगा 1 नंबर, और उसके बाद आएगा 2 नंबर। के एम पी आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 फिर से एक सादृश्यता का प्रश्न लिया गया है, फिर से एक एनालॉजी का प्रश्न लिया गया है। अगर आप मॉक टेस्ट में ये देख रहे हो कि सर एक ही टॉपिक से इतने क्वेश्चन कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, जो शिफ्ट अपन सोल्व करवा रहे हैं वहां पे भी अपन ये चीजें देख रहे हैं कि एसएससी भी एक ही टॉपिक से कई बार 5-5, 6-6% उठा रही है। तो ऐसा ना सोचे कि एक टॉपिक से इतने परसेंट नहीं आ सकते, क्लियर है बात। आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को अगर पेपर को चेक करोगे तो आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी।
अगर बात करें 56 और 30 के रिलेशन की, 56 और 30 के रिलेशन की और 39 और 27 के रिलेशन की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 इंटू 6 करने पर मेरे को 30 मिलता है। ठीक है? इसी तरीके से 3 इंटू 9 करने पर मेरे को क्या मिलता है? 27। यानी इन दोनों को संख्याओं को गुणा करना है, आगे वाली संख्या मिल जाएगी। तो 8 इंटू 8 कितना होगा? 64। 8 इंटू 8 क्या हो गया आपका? 64। ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो दिया गया है, वो कौन से टॉपिक से दिया गया है? ये भी आपका जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। अब आप बोलोगे सर इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन ही नहीं है। ऐसे प्रश्न भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखना यहाँ पे फिर से जोड़ बाकी गुणा भागी आ जाएगा। कैसे? आपको दिया गया है कि ये कैसे आता है, आपको अज्यूम करना है कैसे आ सकता है। क्या 14 डिवाइड बाई 7 और प्लस 3 करने पर आपको 5 मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ से 2 2 प्लस 3 5 आ गया। यानी ए को तो मैं ले लिया डिवाइड और बी को मैंने क्या ले लिया? प्लस। ठीक है, यही लॉजिक यहाँ पे भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो देखो 16 डिवाइड बाई 4 और प्लस का 3, क्या 7 आएगा क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा 7। ठीक है, जब लॉजिक दोनों में सेटिस्फाइड है तो आगे लगा देंगे 39 डिवाइड बाई 3, 39 डिवाइड बाई 3 प्लस 17, प्लस 17। यहाँ से 3 से डिवाइड करो तो 1 13 आ जाएगा, 13 और 17 30, 13 और 17 30 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ही देखो, ये वापस से आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन बना। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोला है कि एक वेन डायग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है? वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम में आप ये देख रहे हो कि आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल, ये आपका रेक्टेंगल और एक ही आपका सर्किल। सर्किल किसको डिनोट कर रहा है? सर्किल डिनोट कर रहा है शर्ट को, और जो रेक्टेंगल है वो ट्राउजर को, और ये ड्रेस को डिनोट कर रहा है। अब आपको पूछा है हाउ मेनी ड्रेसेस आर ट्राउजर। ड्रेस भी होना चाहिए, साथ ही साथ ट्राउजर भी होना चाहिए। तो ड्रेस में कौन कौन से नंबर है? 4 है, 3 है, 2 है, 16 है। 4 है, 3 है और है क्या? 2 है, 16 है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब ड्रेस के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? आपका ट्राउजर भी होना चाहिए। ड्रेस के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? हाउ मेनी ड्रेसेस आर ट्राउजर। तो देखो, अगर देखा जाए तो अगर इस सर्किल की बात करूं तो ये तो डिनोट कर रहा है शर्ट को। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। अब अगर ट्राउजर और इसकी बात की जाए तो ट्राउजर में एक तो 8 नंबर है और एक क्या है? 4 नंबर। अब ट्राउजर तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए? ड्रेसेस भी होनी चाहिए। तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि ड्रेसेस के साथ क्या होना चाहिए? आपका ट्राउजर होना चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक चीज और, 4 के साथ एक और है, 4 के साथ एक और है। देखिए 4 तो ये है यही, एक 3 भी देखो, 3 3 भी तो है। 4 और 3 दोनों आएंगे, क्योंकि ये जो चीज है वो शर्ट भी है, ट्राउजर भी है और ड्रेस भी है। शर्ट भी है, ट्राउजर भी है, ड्रेस भी। अपन को ये नहीं कहा कि ड्रेस वो क्या नहीं होनी चाहिए? ड्रेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला। इसने बोला कि ड्रेसेस एंड ट्राउजर। शर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। शर्ट नहीं होने के लिए कोई कुछ नहीं बोला, तो ये भी ऐड होगा। तो 4 प्लस 3 होगा बेटा, 4 प्लस 3 यानी 7 होगा। कितना होगा? 7। 7 आंसर होगा, 4 नहीं होगा। क्योंकि ये जो 3 है ये भी तो ट्राउजर और उसके अंदर ड्रेस के अंदर आ रहा है। हाँ मानता हूं कि ये शर्ट में भी आ रहा है, लेकिन शर्ट के लिए ये नहीं बोला कि वो शर्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये ऐड होगा। तो 4 प्लस 3 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो एक आसान प्रश्न पेपर कटिंग फोल्डिंग का दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसे अनफोल्ड करोगे, इधर मिरर लगाओगे तो ये इधर दिखाई देगी, फिर एक मिरर यहाँ लगेगा तो 2 ये यहाँ दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रही है चीजें। ऑप्शन नंबर बी में एकदम आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 22, इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखो, तो देखो कितनी लाइन? एक। कितनी लाइन? एक। यहाँ पे कितनी? दो। यहाँ पे कितनी? तीन। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। यहाँ पे कितनी है? चार लाइन। ठीक है, तो अब आएगी पांच लाइन। कितनी आएगी? पांच। तो यहाँ पे देखो, दो चार छह, ये नहीं होगा। एक दो तीन चार पाँच छः, ज्यादा है। यहाँ पे एक दो, फिर दो चार, दो छः, ये भी नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाए। कितनी लाइनें चाहिए अपन को? पांच लाइनें चाहिए, जो केवल यहीं पे है। क्लियर हुई बात? ये था क्वेश्चन नंबर 23, जिसे अपन कहते हैं नॉन वर्बल सीरीज। नॉन वर्बल सीरीज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। नेक्स्ट आपका फिर से एक जीके का प्रश्न है। इसके अंदर आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है किसके बारे में, ओशियंस के बारे में, तो आप इस प्रश्न को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो देखो इसने पूछा है
कि select the correct alternative to indicate the arrangement of the following terms in a logical meaningful order in terms of area. इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया एरिया नहीं है, ये एरिया है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब एरिया की बात हो रही है। आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी क्षेत्रफल के आधार पर इनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, और क्षेत्रफल के आधार पर अगर इस लॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, की जाएगा डी। अब इसमें समझाने वाली चीज इतनी है नहीं कि मैं आपको समझाऊं कि किसका क्षेत्रफल कितना है, किसका क्षेत्रफल कितना है, ये अगर आपको समझना हो तो आपको खुद सर्च करना होगा, ठीक है। फिलहाल मैं कहता हूं कि अगर क्षेत्रफल के अनुसार इसको अरेंज किया जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न में अगर आप देख रहे हो तो जिस बच्चे को मैं कहता हूं बार बार कि 1 से लेके 20 तक की क्यूब नंबर और एटलीस्ट 1 से लेके 40 तक की स्क्वायर वैल्यू सीधी सीधी दिखनी चाहिए, जिसको दिख गई उसके लिए क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि 510 मुझे क्या दिखाई देता है, ये 8 का क्यूब माइनस 2 दिखाई देता है, ठीक है। 727 क्या दिखता है, तो आप कहोगे सर 9 का क्यूब माइनस 2 दिखाई देता है। 1329 क्या दिखाई देता है, तो आप बोलोगे सर 11 का क्यूब माइनस 2 दिखाई देता है। यानी लॉजिक क्या है, लॉजिक है आपका एन क्यूब माइनस 2, तीनों संख्या एन क्यूब माइनस 2 होनी चाहिए। क्या ये है क्या, नहीं है, क्या ये है क्या, देखो नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये +2 है, ठीक है। अगर बात करें 23 215 125 की, ये भी नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर तो बिल्कुल देखो 1728 आपका क्यूब होता है, इसका 12 का, और अगर बात करें 998 तो ये किसका क्यूब होता है, 10 का, और अगर 341 बात करें दो 998 नहीं होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, -2 भी करना है, n क्यूब -2 तो 998, और 7 के क्यूब -2 करेंगे तो 341। यानी इस लॉजिक को अगर फॉलो करें n क्यूब -2 की, तो अगर आपका देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये था इस पेपर का डिटेल एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।